चैप्टर 14 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने जो है चैप्टर का नाम है हमारा जंतु और जो वनस्पति है उनका आर्थिक महत्व, पादप या जंतु का आर्थिक महत्व, है ना। तो जो वनस्पति है उनसे हमें क्या क्या प्लस पॉइंट है, हमें क्या क्या चीजें मिल रही है पौधों से, वो हमने देख ली। अभी इस टॉपिक में हम लोग जो देख रहे हैं कि जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, यानी जंतुओं से हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, ठीक है, जिन्हें हम जो है बेच के क्या कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं ना। तो उसे हम लोग देखना है हमें। तो जंतुओं का आर्थिक महत्व में क्या क्या चीजें करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है, जंतुओं का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखो, मधुमक्खी पालन करते हैं हम लोग, रेशम कीट पालन करते हैं, लाख की चूड़ियां आप लोगों की मम्मी पहनती होगी, है ना। तो कई आभूषण होते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, तो लाख कीट संवर्धन किया जाता है। मोती और मुक्ता संवर्धन किया जाता है, जो मोती है समुद्र में से जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो वो कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रवाल और प्रवाल भित्तियों का संवर्धन किया जाता है, और मछली या पशु पालन किया जाता है ना। जीवों से हमें ये फायदे हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, जंतुओं के आर्थिक महत्व में पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है हमारा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है सीधा सीधा कि मक्खियों का जो पालन होता है ना, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो मक्खियों का पालन होता है उसे कहा जाता है बेटा एपीकल्चर। ये पहला ही 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आता है मक्खियों को क्या किया जाता है, जैसे एपिस इंडिका, ठीक है, जो मक्खी है जिसको क्या किया जाता है, जो है पाला जाता है, ठीक है। तो देखो मधुमक्खियों के जो है पालने के फायदे क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे कि कौन कौन से फायदे हैं। तो सबसे पहले मधुमक्खियां जो है वो एक कीट है ना, कीट है। तो क्या करेगा कीट जो है वो क्या करेगा, आपको पता है परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया से आप क्या समझते हो, परागण की क्रिया के अंदर क्या होता है, परागण के अंदर जो परागकण है ये होता है पार्ट स्त्री केसर, और ये होता है पुंकेसर। इसमें होते हैं पराग कण। ये एक नर युग्मक है, जैसे मनुष्यों में शुक्राणु होता है वैसे। यहां होता है अंडाणु, ये मादा युग्मक है। ये परागकण इस अंडाणु से मिलते हैं, तब जाकर क्या होता है, नया पादप जो है वो विकसित होता है। यही चीज होती है। तो इस पराग कण का कहाँ जाना, इस स्त्री केसर के ऊपर जाना, यहां पर जाना। पराग कण का किसके ऊपर जाना, इस स्त्री केसर पर जाना क्या कहलाती है क्रिया, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो परागकण जो है परागकण जो है उनका ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये यहाँ पर आपके आएगा परागण, ठीक है। तो परागण की क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैसे, जैसे मक्खी आके इस फ्लावर पे बैठी है ना, हनी बी जो है वो आके इस फ्लावर पे क्या करी, बैठी। तो इसके जो पांव होते हैं उस पे क्या होता है, अगर मक्खी के पांव को अगर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, तो उस पे छोटे छोटे बाल होते हैं। तो ये परागकण क्या होते हैं, ये परागकण जो है वो चिपक जाते हैं मक्खी के पांव पे, ठीक है। और वो मक्खी उड़ के दूसरे फ्लावर पे बैठेगी, तो सपोज ये पांव जो है वो उसका स्त्री केसर पे आ गया। अब स्त्री केसर का ये वाला हिस्सा चिपचिपा होता है, तो ये परागकण यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और परागण की क्रिया हो जाएगी। तो परागण की क्रिया जो होती है उसको करने में मदद करती है। इससे नए पादपों का विकास होता है, मतलब कृषि के लिए क्या है, उपयोगी। अब तो मक्खियों की पहली यूटिलिटी ये है। फिर है मक्खी उत्पादन से या मधुमक्खी पालन, हनी भी जो है वो अपना भोजन बनाती है ना, अपने छत्तों के अंदर शहद के रूप में, है ना। तो जो शहद होता है उसका हमारे लिए अलग अलग क्षेत्रों में यूटिलिटी है। कौन कौन से भोज्य पदार्थ के रूप में, शर्करा काफी मात्रा में पाई जाती है, ग्लूकोज काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए शहद का यूज किया जाता है ना। तो इससे क्या बनती है, मिठाइयां बनती है, चॉकलेट्स बनती है ना, शहद का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद औषधीय रूप में छाले होते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, शहद लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ना। और जो लड़कियां होती है वो फेस पैक बनाती है ना, ताकि पिंपल्स नहीं हो। परिरक्षक जो है उसके रूप में, क्यों, क्योंकि शहद की ये विशेषता होती है कि कई सालों तक खराब नहीं होता है ना। तो परिरक्षक के रूप में चीजों को खराब होने से बचाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है, शहद जो है वो मिलाया जाता है। फिर उसके बाद मधुमोम प्राप्त किया जाता है।
छत्ते से अगर शहद को निकाल लिया जाए तो बाद में जो भी बचता है वो मोम होता है, वैक्स जिसको कहते हैं ना, और उस वैक्स का आपका पता है सौंदर्य प्रसाधन, लड़कियां हेयर रिमूव करवाती है ना, तो वैक्स करवाती है तो वो वैक्स बनता है। सजावटी सामग्रियां जो होती है, कई खिलौने वगैरह, जो फाउंटेन वगैरह, ऐसी चीजें उस मोम से बनाई जाती, कैंडल बनाई जाती है ना, जो हमारी मोमबत्ती होती है वो इससे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है मधुमक्खियों का क्या है, जो मतलब उपयोग है, मधुमक्खी पालन का उपयोग। तो ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी जो है उसका जो पालन है वो किस किस कारणों से किया जाता है, उपयोगिता बताइए, है ना। तो ये आपको क्या करना है, लिख देना है। अब मधुमक्खियां जो होती है, मधुमक्खी के छाते में मधुमक्खियां जो होती है वो 3 तरीके की होती है बेटा। क्वीन मक्खी होती है, आई थिंक शायद 9th में था आपके ये टॉपिक। तो मधुमक्खियां जो होती है वो 3 तरीके की होती है। एक तो रानी मक्खी होती है जो सबसे बड़ी होती है छाते में, है ना। रानी मक्खी होती है, ये क्या काम करती है, अंडे देने का काम करती है। ठीक है, जो होते हैं, फिर आता है ड्रोन्स, ये रानी से थोड़े छोटे होते हैं, ड्रोन्स, या इन्हें नर कहा जाता है, नर मक्खी। ये क्या काम करते हैं, ये अपने शुक्राणु देते हैं, किसको, रानी के शरीर में डालते हैं। ठीक है, उससे निषेचन की क्रिया होती है और अंडाणु जो है रानी के शरीर में वो निषेचित हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अंडों को निषेचित करने का काम करते हैं, एक ही काम है इनका। ठीक है, और फिर आता है श्रमिक। श्रमिक मक्खियां साइज में सबसे छोटी होती है, ठीक है, और काफी होती है, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, और ये छत्ते का पूरा काम करती है, मतलब शहद को कलेक्ट करना, जो छत्ते की सफाई करना, शत्रुओं से रक्षा करना, ये सब काम किसका होता है, श्रमिक का होता है। तो ये 3 तरीके की मक्खियां जो होती है, क्या होती है, मधुमक्खी के छत्ते में आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा क्या, मधुमक्खी पालन। उसके बाद हमारा जो है इंपॉर्टेंट, रेशम कीट का जीवन चक्र को समझाइए ना। तो रेशम कीट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको एक बार आरेख बना देती हूँ और फिर समझा देती हूँ। जंतुओं के आर्थिक महत्व में बेटा दूसरा टॉपिक है हमारा रेशम कीट पालन। अब आता है, पूछ लिया जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम ऐसा कीट है जो कि क्या देता है, धागे देता है पतले पतले, जिन्हें कहा जाता है रेशम। आगे बात समझ में, और उससे एकदम स्मूथ सिल्की जो है कपड़ा हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। चाइना जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसके बाद है जापान, और उसके बाद है जो भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है रेशम का। ठीक है, अब इसका संघ होता है आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य में आप लोगों ने 9th के अंदर पढ़ा है कि वो सारे जीव आते हैं जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, मतलब जिनकी टांगों में क्या होते हैं, ऐसे जॉइंट्स होते हैं। मक्खी वगैरह के अंदर जो जितने भी जीव देखते हैं उनकी जो पांव होते हैं उनके अंदर जॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और काइटिन का जो बाह्य कंकाल होता है वो बना होता है काइटिन प्रोटीन का, है ना। तो ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ का है वर्ग इंसेक्टा, यानी जो कीट पतंगे आते हैं उस वर्ग में आते हैं, और गण इसका होता है लेपिडोप्टेरा जो होता है वो इनका क्या है, गण है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद है जो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम जो है वो है बॉम्बेक्स मोराई। जो वैज्ञानिक नाम जब भी लिखोगे आप इसको, आगे जो होता है बाद में जो आता है वो जाति का नाम होता है, आगे जो है वो वंश का नाम है। तो इनको दोनों को आप अलग अलग अंडरलाइन करोगे, अदरवाइज आपका नाम जो है वो गलत माना जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना है ना। तो जब भी आप चाहे प्लांट का नाम लिखो, अभी हम लोगों ने वनस्पति जगत में जितने भी प्लांट देखे थे, जैसे कि गेहूं का हमने ट्रिटिकम एस्टाइवम देखा था, मक्के का जिया मेज देखा था, है ना। तो ये जितने भी हमने नाम देखे थे, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया देखा था, है ना। तो जितने भी हम लोगों ने नाम देखे हैं वो सब अंडरलाइन होंगे बेटा। द्विनाम पद्धति जो है आप लोगों ने 9th में पढ़ी है कैरोलस लीनियस की, क्या कहती है कि जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखते हो, प्रिंट करवाते हो तो टेढ़े प्रिंट होते हैं, लेकिन अगर आप लिखते हो तो क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। तो आपको अंडरलाइन करना है जाति और वंश के दोनों के नाम को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके जीवन चक्र पर। ठीक, तो देखो यहाँ पर मादा रेशम कीट है और ये नर रेशम कीट है। मादा साइज में थोड़ी बड़ी होती है और नर जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब ये नर जो है
मादा के अंडाणु है उनको निषेचित करने का काम करता है। निषेचित करने का मतलब होता है इन अंडाणुओं में जो नर युग्मक है शुक्राणु उसको क्या कर देना, डाल देना। आगे बात समझ में। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, नर के द्वारा। अब ये निषेचित अंडे जो हैं वो क्या करती है, ये जो मादा कीट है रेशम कीट, ये सहतूत की पत्तियों पे देती है। मतलब आहार जो होता है रेशम कीट का वो सहतूत होता है, खाया होगा सहतूत है ना, तो सहतूत की पत्तियों पे ये निषेचित अंडे दे देती है। अब निषेचित अंडे जो हैं वो क्या होते हैं, फूटते हैं, स्फुटित होते हैं, उसके बाद उसमें से लार्वा निकलती है। इस लार्वा को कहा जाता है कैटरपिलर लार्वा। जैसे लट होती है वो एक्चुअली लार्वा ही होती है, उसको क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। गोभी लाते हो, गोभी के अंदर आप देखते हो तो वो क्या है, कीट की वो जो लट हम जिसको बोलते हैं वो लार्वा है, और उसका नाम है रेशम कीट की जो लार्वा होती है उसको क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है। अब ये कैटरपिलर क्या करती है, क्योंकि सहतूत की पत्ती पे अंडा था तो ये कैटरपिलर इस अंडे में से निकली, तो ये रहती भी कहाँ है, इस सहतूत की पत्ती पर। तो धीरे धीरे इन सहतूत की पत्तियों को खाती रहती है। ठीक है। और अपना आकार क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है। खाएगी पिएगी तो मोटी होएगी। तो वही चीज है कि ये अपनी साइज क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है। ठीक। इस लार्वा के अंदर क्या होती है, एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे हमारी लार ग्रंथियां क्या करती है, 3 लार ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में। ठीक है। तो ये क्या करती है, तरल स्रावित करती है, तो जिसे हम लार कहते हैं। तो लार ग्रंथियां लार का क्या करती है, स्त्रवण करती है। आ रही है बात समझ में। तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है। और ये लार जो है यानी ये जो लिक्विड है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो ये व्हाइट व्हाइट धागे का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रेशम कह रहे हैं। आगे बात समझ में। तो ये कैटरपिलर जो है जब मतलब खाना खा रही है और जब ये साइज अपनी 7.5 सेंटीमीटर के लगभग लंबी हो जाती है ना, तब ये खाना खाना क्या कर देती है, बंद कर देती है। और इसका एक ही काम होता है कि मुंह से लार निकालो। ठीक है। तो मुंह से ये जो लार निकालती है, तो जैसे ये कैटरपिलर है इसके मुंह से लार निकल रही है, तो ये चारों तरफ ये जो धागा बन रहा है, लार वायु के संपर्क में आती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेशम के धागे में। तो ये रेशम का धागा इस कैटरपिलर के चारों तरफ क्या होता जाता है, ऐसे मतलब ये कैटरपिलर है और इसके चारों, इसके मुंह से लार निकल रही है, तो ये लार का जो धागा बन रहा है वो इसके चारों तरफ क्या होता जाता है, ऐसे वलित होता जाता है। आगे बात समझ में। तो ये देखो ये यहाँ कैटरपिलर हो गई और इसके चारों ओर क्या हो गया, रेशम का धागा हो गया, है ना। तो ये जो संरचना बनी इसे हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ठीक है। और ये लार्वा क्योंकि खाती नहीं है, ये निष्क्रिय होती है, तो इस निष्क्रिय लार्वा को, क्योंकि लार्वा तो कहाँ जाएगी, अंदर ही रहेगी, खाना पीना नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये निष्क्रिय लार्वा क्या कहलाती है, प्यूपा कहलाती है। निष्क्रिय लार्वा को क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। और बाहर इसके क्या होगा, रेशम का धागा होगा। ये रेशम का धागा कितने, एक कोकून पे रेशम का कितना धागा लंबा होता है, 1000 मीटर से 1200 मीटर तक लंबा होता है। और उसका वेट होता है कोकून का 1.8 से लगाकर 2.2 ग्राम तक इसका वेट होता है। आगे बात समझ में। फिर हमको रेशम प्राप्त करना होता है तो क्या किया जाता है, इन कोकून को इकट्ठा किया जाता है, पानी के अंदर बॉइल किया जाता है और अलग कर लिया जाता है ना। और इसके अलावा नहीं होता है तो अगर नेचुरल अवस्था में ये रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो प्यूपा होती है ये इस कोकून को स्फुटित करके फिर ये रेशम कीट का क्या कर लेती है, रूप ले लेती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जीवन चक्र चलता है और हम जो है कोकून को बॉइल करके क्या कर लेते हैं, जो है रेशम का धागा प्राप्त कर लेते हैं। तो रेशम का धागा जो है उससे रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि काफी हाई कॉस्ट पे क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। इसके बाद बेटा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा लाख संवर्धन।